अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ है कि आपका आज का रोज़ एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, एक अच्छे अंदाज में, क्योंकि कल संडे है तो हम दुआ कर सकते हैं कि अगर आज का दिन अच्छा गुजरे तो कल छुट्टी का रोज़ यकीनन अच्छा गुजरेगा। और उसके साथ साथ इस मौसम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं और जब चीज़ें बदलती हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके मिजाज पे भी होता है। लेकिन एक चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि मिजाज पे इफ़ेक्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सेहत पे इफ़ेक्ट ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। क्योंकि हम रोज़ाना देख रहे हैं कि मुल्तान के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, वहाँ पर फ्लू और खांसी और बुखार के जो पेशेंट हैं, हमारे अपने दोस्त अहबाब भी काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और ये 4-5 दिन अच्छे खासे बंदे के ले जाते हैं। तो इसलिए अपना भी ख्याल करें, बच्चों का भी ख्याल करें। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो जब से गर्मी का आगाज़ हुआ तो सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ख़त्म कब होगी, अब इस गर्मी को ब्रेक लग जाए। लेकिन अभी भी जो सूरज की रोशनी है वो चुभने वाली रोशनी है और जब भी हम बाहर जाते हैं, स्पेशली कवरेज पे, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे, तो फील होता है कि अच्छा खासा अभी भी टेम्परेचर है। लेकिन उस टेम्परेचर से काफ़ी बेहतर है जो हमने जून का महीना गुजारा, जो हमने जुलाई का महीना गुजारा और हम सब ने मिलकर उस गर्मी को फेस किया और साथ बिजली के बिलों को भी फेस किया। इस सारी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे और जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में अपने रिपोर्टर्स के साथ भी बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं, वो भी बात करेंगे। उसके साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। बिजली के बिलों का जिक्र हुआ, महंगाई का जिक्र हुआ, तो ज़रा जाते हैं कि आज हमारे साथ जो रिपोर्टर हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मैपको के हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं राना बिलाल यूनुस। राना बिलाल, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। सुबह बखैर। थैंक यू। मैंने तो गुफ्तगू शुरू की तो बिजली के बिलों का जिक्र आ ही गया, तो आगे से आप आ गए हैं तो आज बात हम इसी पे कर लेंगे कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसके साथ साथ जो बिजली के बिलों की अदायगी है वो ना होना, जो लोग नहीं करते, बड़ी कंपनीज नहीं करती, फैक्ट्रीज वाले नहीं करते, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और जिस तरह आज हफ्ते का रोज़ है तो हम चाहते हैं कि आपका भी मूड अच्छा हो, हमारे नाज़रीन भी हफ्ते की सुबह को एंजॉय करें। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं इमरान मुगल साहब। इमरान मुगल, खुश आमदीद। थैंक यू। सुबह बखैर। सुबह बखैर जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जो सिंगर हम देखते हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो प्रोफेशन से मुंसलिक होते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहते हैं सुबह सुबह उठ के बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कितनी हकीकत है? हाँ जी, ये मेहनत तो हर चीज़ में होती है और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाती है, मेहनत ही आपको जो है वो फ्रूटफुल जो है वो साबित होती है। तो मेरा ख्याल कि कोई भी फील्ड हो, ना कि जैसे सिंगिंग, कोई भी फील्ड हो उसमें मेहनत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनको अपने आप पे एतमाद नहीं होता, लेकिन एक सिंगर अपनी आवाज़ के बलबूते पे अपनी शायरी और उसके साथ साथ जो शायरी गा रहा होता है उसके बलबूते पर हज़ारों लोगों को इंगेज करके खड़ा होता है, उनको इंटरटेन कर रहा होता है। ये जज्बा कैसे आता है? ये जज्बा मेरा ख्याल शौक से आता है कि अगर आप में शौक हो, उस शौक से फिर पैशन जो है वो जनरेट होता है। और कभी ऐसा हुआ कि हल्का सा डर माइंड में आया हो, लाइन भूल गए हो और मुश्किल हो गया हो? नहीं, इंसान है, गलती तो हो जाती है, समटाइम कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, गलती की वजूहत, बट प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है। लेकिन गलती की वजूहत क्या देखी है आपने अक्सर? कोई भी वजह हो सकती है उसकी, यानी ऑडियंस से डिस्ट्रैक्शन अगर कुछ हो जाती है, ऑडियंस से कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकती है। कितना टाइम लगता है ऑडियंस को एंगेज करने में? क्योंकि जब एक सिंगर इंटर होता है हाल में और लोग अब देख रहे होते हैं कि पहला सिंगर गया गा के अब दूसरा सिंगर आया, हाल में मुश्किल होता है। उसने जिस तर्ज पे गाना गाया, अब दूसरा सिंगर आया, उसने अपना जो माहौल है उसको बनाना अपने मिजाज के मुताबिक, अपने गाने के मुताबिक, तो कितना मुश्किल हो जाता है जब आप एंट्री देते हैं और सारी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अच्छा, इसमें बिलाल भाई मैं ये बता दूं कि कभी भी हम जो सोच कर जाते हैं ना, अक्सर आर्टिस्ट सोच कर जाते हैं कि यार आज हमने ये चीज़ कर रही है और ये चीज़ जो है ना 100% करनी है और ये वर्क करेगी, तो ऐसा नहीं होता। आप भी अगर बहुत सारी तैयारी करके अगर जाते होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर जब आप स्टेज पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें चेंज होती है, स्टेज पर मिजाज देखा जाता है, मूड देखा जाता है, थीम देखा जाता है कि क्या है ऑडियंस का इस वक्त जो है। और उस वक्त कितना अच्छा फील होता है जब आप लोग गा रहे होते हैं और पूरी ऑडियंस नाच रही होती है और झूम रही होती है, उस वक्त क्या फीलिंग होती है? बस वही मेरा ख्याल है कि एनर्जी जो है वही हमें कुछ बूस्ट अप करती है और उसी से हमें फिर और दिल करता है कि हम और गाते रहें और गाते रहें। हम इमरान मुगल से मज़ीद भी बातें करेंगे, अभी आएंगे राना बिलाल के पास, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे हम टॉप स्टोरीज सुने।
राना बिलाल, हम देख रहे हैं कि डिस्कोस कंपनीज जो हैं बिजली चोरों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ गहरा तंग करने के लिए काफ़ी बड़ी तैयारी होने जा रही है। मुल्तान मैप्को की अगर हम बात कर लें, उन्होंने क्या कार्रवाई की है और क्या प्लानिंग की है इस हवाले से? देखिए बिलाल, बिजली चोरी हमेशा से होती आई है और होती रहेगी जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा। देखिए हमारे अदारे, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके लिए जो है वो अब इस वक्त बिजली चोरी की रोकथाम के लिए, और जो डिफ़ाल्टर्स जो बिजली के बिल अदा नहीं करते, उनके खिलाफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की तरफ से एक डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम किया गया है तमाम डिस्कोस कंपनीज़ में। मैप्को में भी डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम किया गया है। कल मुल्तान सर्कल, ऑपरेशन मुल्तान सर्कल में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डिस्को सपोर्ट यूनिट के साथ मिलकर सामने आई है। अच्छा, कार्रवाई की गई है? बिल्कुल कार्रवाई की गई है। कितने बिजली चोर पकड़े गए? हाँ बिलाल, सबसे पहले तो ये जो डिस्को सपोर्ट यूनिट का काम है, इसमें जो मेम्बरान है और इसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो उनको एंगेज किया गया? बिल्कुल एंगेज किया गया है। उसको डिस्को सपोर्ट यूनिट में तकरीबन ISI के, IB के, हम ये कह सकते हैं कि वापदा के लाइनमैनों हाथों में छोड़ दिया जाए तो फिर नहीं होती बिजली चोरी? अगर लाइनमैनों के हाथों में छोड़ दिया तो फिर काबू नहीं होगी। देखें, अब जो है वो डिस्को सपोर्ट यूनिट का बनाने का मकसद भी यही है। इसमें रेंजर्स, मैप्को की टीमें और इसके साथ मुख्तलिफ, जैसे मैंने बात की, कानून नाफिज करने वाले अदारों ने कल मिलकर मुल्तान सर्कल में तकरीबन 3 घंटे का तवील एक ऑपरेशन किया है, जिसमें ऐसी मुल्तान सर्कल ऑपरेशन अमजद नवाज़ भट्टी और विंग कमांडर रेंजर्स मुल्तान सर्कल के लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया है। तकरीबन इस ऑपरेशन से पहले जब भी ऑपरेशन होता था, मैप्को के जो ऑफिसरान या मैप्को के एहलकार जो ऑपरेशन करते थे प्लान नहीं किया जाता था। ऑपरेशन किन एरियाज को टारगेट करना है, टफ एरियाज को टारगेट करना है। क्या हुआ? अच्छा, वो उसका टफ एरियाज, अच्छा वो जो ऑपरेशन देखिए उसमें आपने बिजली चोरों की बात की, टफ एरिया है बंद बोसन रोड का एरिया है, अक्सर बंद बोसन है, अंदरून का एरिया है, अंदरून मुल्तान है और शुजाबाद, मुल्तान सर्कल में शुजाबाद डिवीजन भी आती है। ये 3 ऐसे एरियाज थे जहाँ पे लोग बिजली का बिल अदा करना गुनाह समझते हैं। डायरेक्ट कुंडे लगाए होते हैं। जब भी कोई मैप्को के मुलाजिम मीटर उतारने के लिए जाते हैं या उनका कनेक्शन मुनक़ता करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर मुज़ामत का सामना करना पड़ता है। अक्सर मुज़ामत ना करे तो मिठाई दे के भेज देते हैं। मिठाई वाली बात ये तो हम नहीं कह सकते कि मिठाई दे के भेज देते हैं। ये तो जारी सी बात है, जो दे के भेजता है वही बेहतर बता सकता है कि कौन मिठाई दे के भेजता है या नहीं भेजता। खैर, उस ऑपरेशन में जो तकरीबन 3 घंटे का जो तवील ऑपरेशन जारी रहा, उसमें 112 बिजली चोरों को पकड़ा है। 112 बिजली चोरों को, ये मुल्तान सर्कल के 5 डिवीजन्स में ये ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक्सियन कैंट, अकरम जवेद, एक्सियन मुमताज़ाबाद फयाज खोकर, एक्सियन शाहरुख आलम डिवीज़न मोहम्मद अली यासर और एक्सियन मुसापाक डिवीज़न गुलाम मोयुद्दीन मेतला। इन तमाम एक्सियंस ने और जो इन सब डिवीजन्स में आने वाले सब डिवीजनल ऑफिसर्स हैं, SDOs, उन्होंने मिलकर ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ ऑपरेशन किया। तकरीबन 100 के करीब जो है वो ऐसे सारिफ थे जो डायरेक्ट कुंडियाँ लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। उनकी जो डायरेक्ट कुंडियाँ लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, जो उनकी तारें थी वो कब्जे में ले ली गई, उनकी कनेक्शन मुनक़ता किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई। कार्रवाई में क्या शामिल है? कार्रवाई तो उनकी जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हो गया, हाँ। सामान कब्जे में ले लिया गया। उनके खिलाफ इस्तग़ासे दिए गए हैं मुतल्लिक़ा थानों में। तकरीबन जो कार्रवाई की गई है इस रेंजर्स के साथ और कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करने का मकसद ही यही था कि जो बिजली चोर पकड़े जाते हैं उनको मौका पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तो अब एक बात मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है ये कौन से एरिया में की गई? ये जो हमारे मोहल्लों में की गई है या किस इंडस्ट्री वाले एरिया में की गई? कोई बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है? देखिए, ये तकरीबन 10 टीमों पर के हमरा जो है ये कार्रवाई की गई है। तमाम जो सब डिवीजन्स, ऐसी सब डिवीजन्स थी जहाँ फीडर्स पर जो लाइन लॉसेस थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान शहर की सबसे बड़ी सब डिवीज़न है, उसमें ये कार्रवाई की गई है। वलायताबाद सब डिवीज़न है मुल्तान शहर की, दूसरी बड़ी सब डिवीज़न है। उसके बाद सिटी सब डिवीज़न है, अंदरून का एरिया आ जाता है। अक्सर वहाँ के लोग जो हैं सुनते रहते हैं, बिल्कुल अक्सर काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहाँ के।
तो खैर आम आदमी तो क्या, ये जो हमारे मैप्को के एहलकार हैं जब भी जाते हैं खैर वो उनकी खातिर तवाज़ा करके भेजा जाता है। उसमें जो कानून है उसकी मदारी होनी चाहिए, और यकीनन जो हम लोग सारे मिलके बिल अदा कर रहे होते हैं वो उन भाइयों का भी बाज़ औक़ात होता है अच्छा, जो चोरी कर रहे बिलाल होते हैं। तो इसमें मेहरबानी कर लिया करें, हम सब पे बोझ डलता है, पूरी कौम पे बोझ आता है। और हमारे अफसरान को भी ख्याल करना चाहिए कि वो अगर कनेक्शन ना लगा के दें, अफसरान के जो मुलाजमीन है वो ना लगा के दें, तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आम आदमी नहीं जाता, बिजली की तारों के करीब नहीं जाता, तो ये मुश्किल काम होता है। इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। देखें डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होने की बात दूर, लेकिन शायद होते भी हों, हम इस पे बात नहीं कर सकते। आम आदमी तो नहीं जा सकते ना, आम आदमी तो बिजली की तार को देख के 6 फुट भागता है कि यार कहीं करंट ही ना लग जाए। अब देखिए और भी बहुत सारे प्राइवेट लोग भी जो हैं जो चीज़ों को समझते हैं, प्राइवेट इलेक्ट्रिशियंस भी जो हैं, ये तो नहीं कि डायरेक्ट जो है वो लाइनमैन ही या ALM ही, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लाइनमैन ऐसे हैं कि आप बिजली चोरी करें, लेकिन ये तो FIA ने जब कार्रवाइयां की थी तो कई सारे ऐसे SDOs को भी इस हवाले से शिकंजे में लिया गया, जो कि नहीं SDOs को नहीं लिया गया। खैर कई सारी कार्रवाइयां हुई हैं, FIA ने जो कार्रवाई की थे और उनमें कुछ लाइनमैन थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, उनको नौकरियों से भी निकाला गया, उनके खिलाफ अभी भी जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। अभी शुजाबाद में ये जो पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ है रेंजर्स की हमराही, उसमें 2 ऐसे मैप्को के मुलाजिम थे जिनका मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है कि वो बिजली चोरों के सहूलतकार थे, तो पैसे वसूल करते थे। अच्छा, इसमें 112 बिजली चोरों को जो पकड़ा है उसमें 11 जो मीटर्स थे वो ऐसे मीटर्स थे जिनकी टैंपरिंग की गई थी। अच्छा, बिजली को चोरी करने के भी तरीकाकार जो है वो चेंज हो गए। अब हर कोई डायरेक्ट कुंडा लगा के बिजली चोरी नहीं करता, कोई रिमोट आ गया, कोई रिमोट कंट्रोल से बिजली चोरी करते हैं, फिर मीटर्स को टेम्पर करते हैं, सुराग करते हैं, रिवर्स करते हैं, स्क्रीन को वॉश करते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीकाकार आ गए। अच्छा, बहुत सारे तरीकेकार है। अब उसमें जो कल एक कार्रवाई हुई है उसमें एक ऐसा मीटर भी था, 112 बिजली चोर जो पकड़े हैं उनमें एक बोगस मीटर था जिसका मैप्को में रिकॉर्ड ही नहीं था। तकरीबन हज़ारों लाखों यूनिट्स जो वो कंज्यूम कर चुका था, लेकिन जब कार्रवाई हुई टीमें वहाँ पे पहुंची, उन्होंने देखा इसका मीटर का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है मैप्को के पास। इस तरह की भी जो है होशियार चालाक चोर भी मौजूद है मार्केट में। देखिए जी आजकल के दौर में होशियार चालाक हर बंदा ही है, उन्हें पता है कि बिजली के बिल जैसे आपने बात की, चालाकी होना चाहिए, आपको चालाक भी होना चाहिए, आपको चीजों का पता भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम बिजली चोरी बिजली की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात वही है कि आपके मोहल्ले वाले भुगत रहे होंगे और सुबह शाम वो आपको दवाई दे रहे होंगे। जब उनका बिल आता होगा ज्यादा तो वो आपको झोलियां उठा उठा के दवाई देते होंगे। हम इस पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे बिजली चोरी के हवाले से, हम फिर ज़रा बात दरमियान में रह गई थी। राना बिलाल बता दें मुख्तसरन कि जो 112 बिजली चोर गिरफ्तार हुए हैं, जो कार्रवाई की गई 112 बिजली चोरों के खिलाफ, टीमें कितनी शामिल थी ये आपने बताया। कैंट डिवीज़न और बाकी वलायताबाद, बनबोसन वाले जी सारे लोग शामिल थे। मेन इसको सरबराही कौन कर रहा था? देखिए मैंने पहले भी ये बात की है, सरबराही ऐसी मुल्तान सर्कल अमजद नवाज़ भट्टी की सरबराही में ये ऑपरेशन हुआ है, और मुल्तान सर्कल की जो टीम थी उसमें DD टेक्निकल मलिक आरिफ वैंस और इसके साथ एडिशनल एक्सियन सेफ्टी ताज महमूद कमर और मुल्तान सर्कल के ही SDO राव मोहम्मद इमरान और TA टेक्निकल असिस्टेंट मुल्तान सर्कल के राना मोहम्मद मज़र लतीफ़ इसमें शामिल थे, जिनकी ये ज़ेर निगरानी ऑपरेशन हुआ। अच्छा, इसमें 112 बिजली चोरों में से तकरीबन 3 बिजली चोरों को जो है वो मौके से रेंजर्स की टीमों और जो मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं हमारे IB, FIA और पुलिस के अमरा और FIA के अमरा जो है वो मिलकर उनको गिरफ़्तार किया है। जो बड़े सनती और कमर्शियल मराकज़ थे, जिस तरह प्लाजे होते हैं, प्लाजों के अंदर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो रही होती है, मीटर जैसे मैंने आपको बात की टेम्पर किए होते हैं, या रिमोट कंट्रोल बिजली चोरी की जा रही होती है, उनके खिलाफ जो है वो इस्तखासे FIA को भेजे गए हैं। बाकी जो छोटे बिजली चोर है बिल्कुल कर जारी रहेगी। ये 7 सितंबर 2023 से बिजली चोरों और डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ जो है वो मुहिम का आगाज़ किया गया था। बिजली चोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान थे, लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको नुकसान था। अच्छा, खसारे में जा रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था। ये एक अच्छी कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। अब अल्लाह करे कि उसके अलावा जो हमारी डिस्कोस कंपनी है उनके जो खसारे हैं वो भी पूरे करें। ये माली खसारा तो पूरा अच्छा बिलाल, मैं बात काट रहा हूँ आपकी। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉलर फोन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। कासम बेले से बात कर रहे हैं भाई। सरकारी पानी हमारी तरफ नहीं आ रहा है, इधर पे साल हो गया ऐसे ही, हम काफी कंप्लेनें कर चुके हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा। मेहरबानी करके इधर की कोई हमारा काम करवाएं। ठीक है जी, आपका शुक्रिया। कासिम बेला वासा दावे तो करता है साफ पानी की फराहमी के लिए, तो वो कासिम बेला में ये प्रॉब्लम है, साफ पानी घरों में नहीं आ रहा कई महीनों से और लोग परेशान हैं। और ये आप खातून ने खुद कॉल करके कहा है कि हम कितने वो इस हद तक परेशान है कि उन्होंने फ़ोन मिला दिया कि भाई हम कंप्लेंट दर्ज करें। वासा का कंप्लेंट नंबर पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। वासा दावा करता है कि 24 घंटे हमारा कंप्लेंट नंबर खुला रहता है। अगर कंप्लेंट सेल उनका एक्टिव होता तो आज ये सूरत हाल ना होती कि मुल्तान का अहम एरिया है कासिम बिला, वहाँ ये सूरत हाल है कि पानी नहीं है, लेकिन वासा को उसका पता ही नहीं है। हम जरा आएंगे इमरान मुगल के पास। इमरान मुगल, हम बात करते हैं मौसीकी की। कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जब आप परेशान होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आप किस किस्म का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं? डिपेंड करता हुई जैसे आपने कहा मूड पर। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ बैठे हुए हमारे बड़े और बिलाल साहब। बिलाल, अच्छा ये राना बिलाल, बिलाल। अच्छा राना बिलाल साहब, तो जो बिजली चोरी करते हैं सर उनको पकड़े, आप तो मेरे गाने चोरी ना करें। मेरे गानों के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, तो जब इंसान सैड होता है तो सैड गाने सुनता है, खुश होता है तो खुशी के गाने सुनता है। आज कौन सा गाना बाज़ का आज आपको मैं वो गाना आपसे सुनूंगा जी। बाज़ का ये भी होता है कि बंदा कहता है कि वो जो जा रहा है उसकी मुझे अदा पसंद आ गई। अदा में सादगी भी हो सकती है, हाय हाय, और कुछ और भी हो सकता है। जी जो गाना है, जब आप ऑडियंस में खेलें, यकीनन अगर आप यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे स्टूडेंट्स हों तो वो तो झूम झूम के जाएं इस गाने पे। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये ज़्यादा वाकई वो एक उनकी दूसरे दिल को के करीब ये गाना एक दूसरे को जरा ना वो इशारे हो रहे होते हैं और वो सिग्नल बात चल रही होती है, पैगाम चल रहे होते हैं। के अलावा और कहीं इशारे नहीं होते। उन्होंने बात ही वो कॉलेजेस की है ना। मोस्टली हम देखते हैं कि वहाँ पर नौजवान मौजूद होते हैं, तो नौजवानों के जज्बात कभी कभार वो नहीं, अपने अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज से बंदा निकल जाता है तो नौजवान ही वगैरह रहते हैं। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ कॉलेजेस में वैसे ही कम होते हैं। होगा ना ये सर, ये जो बिजली चोर है वो तो नहीं करेंगे इशारे, वो दूसरे इशारे होंगे। जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं, उनके पास टाइम होता है मोहब्बत का भी। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो फिर वो मोहब्बत करने का टाइम भी खत्म हो जाता है। मोहब्बत का टाइम भी कम हो जाता है। तो जी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के गाने हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और मैंने हम भी देखते थे जब यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, तो जब इस तरह के इवेंट्स होते थे तो उस वक्त बिल्कुल ही सारा जो स्टडी का बोझ होता था वो साइड पे रखना और गाने को एंजॉय करना। बिल्कुल बिल्कुल। इस वो सबसे कैफियत ऐसी होती थी कि यार आज जो है ना हमने वो किसी और दुनिया में होना है, और मैं किसी की दुनिया, किसी के लिए कुछ और दुनिया होती थी। तो बाकी वैसे ये सिंगर के पास एक अच्छा खासा होता है कि वो किसी को कैफियत में डालकर उसको अपनी मर्जी से वो डोज देता है कि इसको इतनी डोज चाहिए। शायरी अल्फाज हैं, लेकिन उसको जो अगर आप जज्बात उसमें डालें वो आवाज़ से होती है। वो आवाज़, वो दिल लेकिन भी उसके बोलता उतार है। चढ़ाव, उसकी मॉड्यूलेशन, वो सारे वो जज्बात है वो आपके हैं, वो भी अल्फाज, यानी शायरी जो है अल्फाज हैं, लेकिन आप जज्बात उसको गुनगुना कर कहते हैं तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा असर वो फिर एक जिस तरह लहर बिजली की चलती है या पानी की लहर चलती है, तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ये भी चलती है, उसी तरह इंसान झूम रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। जी यकीनन सबसे अहम है। और हम देखते हैं कि कभी कभार हम सब अपने लिए टाइम निकाला करें, और अपने आप को टाइम देने का ये अच्छा तरीका है कि आप बैठें सुकून से और एक अपनी पसंद का म्यूज़िक सुने, आपको बेहतर फील होगा। जो आजकल के हालात हैं, ज़्यादा एक ही बात सोचते रहेंगे तो समझ लें कि आप स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, तो वो सोचें निकालें और इस तरह का कोई गाना सुने और इन्जॉय करें। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने गाना खूब एंजॉय किया होगा। हम ज़रा आएंगे राना बिलाल के पास। अब ज़रा सुनते हैं मसाइल के हवाले से, और हमने मैप्टो के डिस्कोर्स यूनिट के हवाले से तो बात की, ज़रा आते हैं हाईवे के हवाले से। हाईवे वाले भाई भी आवाम की खिदमत का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें खामियां काफ़ी सारी छोड़ देते हैं। नादराबाद फ्लाईओवर एक ज़िंदा मिसाल है। अरबों में पहले लगा दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि ना नीचे सड़क पक्की हुई है, ना ऊपर जो फ्लाईओवर है वो सही बना है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चंद दिन पहले जो बारिश हुई थी तो वहाँ पर जो सूरत हाल थी, लगता था कि नादराबाद फ्लाईओवर के नीचे नादराबाद झील भी बन गई है। एक अताबाद झील थी गिलगित में, और एक
नादराबाद वाली साइड पे बन गए। जरा आएंगे राना बिलाल के पास। राना बिलाल जी, क्या सूरत हाल है, क्या माजरा है? गुलाम नबी है वहाँ के एक्सीडेंट है, दावे तो हरे और पक्के होते हैं उनके, तो काम क्यों पक्के नहीं होते, क्या वजह है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपने झील की बात की, नादराबाद फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसे आपने बारिशों के दिनों में यही सूरत हाल थी। अच्छा, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ना सिर्फ नादराबाद फ्लाईओवर बल्कि मुल्तान शहर के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जो बंद उस वाला रोड है, हेड मोहम्मद वाला रोड, हेड मोहम्मद वाला रोड, बाइक ऐसे तो तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रोड था और इसका पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी जारी कर दिए गए, तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से ने भी तख्ती लगवा ली थी, 1 अरब बिल्कुल लगवा ली थी। अच्छा, ये तीन गवर्नमेंट्स आई हैं। अच्छा, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी और अब ये जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, इन तीनों ने जो है वो अपनी तख्तियाँ तो लगवा ली हैं, लेकिन रोड की हालत आपको भी पता है और मुल्तान की बल्कि जनूबी पंजाब की आवाम को पता है। अब ना सिर्फ ये नादराबाद फ्लाईओवर बल्कि हेड मोहम्मद वाला रोड, नवाबपुर रोड। अच्छा, नवाबपुर रोड भी अल्लाह अल्लाह करके 5 साल के बाद बना। जो किस्मत हम कहें कि उन लोगों से पता नहीं कौन सी गलती से आजाद हुई थी जिसकी सजा उन्हें मिली। अच्छा बिलाल भाई, मैं आपने नवाबपुर रोड की बात की, मैं पहले नवाबपुर रोड की बात कर लेता हूँ। 5 साल पहले सीवरेज मंसूबे के तहत इस रोड को तोड़ा गया था। उस वक्त NA 150 के हल्का मलिक आमिर डोगर का ये हल्का है। अच्छा, लोगों की वहाँ का ये मुतालबा था, जो लोग वहाँ के रहायशी थे, तकरीबन अच्छी खासी आबादी है, 2 यूनियन कौंसिल लगती हैं उस नवाबपुर रोड को, तकरीबन लाखों में आबादी, हज़ारों में भी नहीं। अच्छा, वहाँ का लोगों का ये मुतालबा था कि इस सीवरेज लाइन को तब्दील किया जाए। अच्छा, सीवरेज लाइन को तब्दील करने के लिए रोड को तोड़ा गया और उसके बाद 5 साल बाद ये रोड मुकम्मल किया गया है। अच्छा, 5 साल ये सूरत हाल रही कि सीवरेज जो लाइनें डाली गई हैं, अब ये सूरत हाल है कि सीवरेज लाइनों जो वो भी अब सीधा हो चुकी है। हाँ। अच्छा, 5 साल इन्होंने लाइनें डालते डालते लगाए, स्टार्ट में जो लाइनें डाली थी, अब जब सड़क दोबारा बनी है, अब दोबारा से सीवरेज का वही इशू है, गलियां वैसे ही हैं। अच्छा, रोड जो इन्होंने बनाया, जो ठेकेदार ने रोड बनाया है, रोड के ऊपर तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रोड है और 5 किलोमीटर रोड के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद पैचेस लगा दिए इन्होंने। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे अच्छा रोड एक हमवार रोड होता है। अच्छा, पैचेस लगने की वजह से अक्सर रात के वक्त पहले भी लोगों को यही परेशानी थी, रोड टूटा हुआ था, मट्टी गर्दो गुबार थी, लोग परेशान थे, लोगों का कारोबार तबाह हो गया था। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जरा मौसम का हाल ले लें। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा मुल्तान का मौसम आज कैसा होगा? जी, मुल्तान शहर के मौसम की सूरत हाल कुछ दिनों से मुस्तकिल सी हो गई है। इससे पहले मौसम जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ता से मौसम जो है वो एक ही जगह पर टिका हुआ है। सूरज भी शहरी का इम्तिहान ले रहा है, मतलब भी साफ़ रहने लगा है, दूसरी तरफ हब्स का भी सामना होता है। लेकिन इसके साथ साथ बात करें टेम्परेचर के हवाले से, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इन दिनों मुल्तान का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। बात करें अगर हम आज के मौसम की, तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ हवा में नमी का तनासुब आज 62% है और उसके साथ साथ आइंदा 24 घंटों की सूरत हाल की बात करें तो मतला यूं ही साफ़ रहेगा और इसके साथ साथ मौसम गर्म और खुश रहेगा। आज सुबह के वक्त भी मौसम जो है वो गर्म और खुश महसूस हो रहा है, जबकि इससे पहले पिछले 1 हफ्ते से जो है वो मौसम इसी तरह चल रहा है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान के आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 155 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के फ़ज़ाइल उदतरीन शहरों में मुल्तान आज तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुल्तान की रैंकिंग पहले की निस्बत कुछ कम हुई है, लेकिन ये रैंकिंग भी कोई नॉर्मल नहीं है, अनहेल्दी है और शहरी जो हैं वो उसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखें और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, मास्क का इस्तेमाल है, इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें ताकि मौसम के नुकसानात से और गर्द आलूद जो फ़िज़ा है इससे बचा जा सके। जबकि बारिशों के हवाले से देखा जाए तो मुल्तान और गर्दनवा के इलाकों में आइंदा 24 घंटों में बारिशों का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि कल शाम महसूस किया गया कि दोपहर और शाम के दरमियान में गर्म हवा भी चली। इसी तरह क्योंकि इन दिनों सूरज का पारा भी जो है वो काफ़ी हाई होता रहता है, तो शहरियों को दिन के वक्त गर्मी का सामना होता है, लेकिन रात जो है वो पहले की निस्बत कुछ बेहतर होती है। जबकि आज हवा पहले की निस्बत कुछ कम है लेकिन चल रही है, लेकिन हवा कम होने की वजह से
हब्स का भी सामना होता है, जबकि चूँकि सूरज जो है वो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो तपश महसूस की जाती है, तो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही हब्स का सामना रहने लगता है, पसीने का सामना रहने लगता है। तो इस दौरान शहरी जो है वो ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, ताकि मौसम के ये जो तब्दील होने के जो असरात हैं इससे बचा जा सके। जी शुक्रिया शकीर सुल्तान, आपने तफसीलन बताया। काश बारिश की भी खबर सुना देते। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं तायरा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम तायरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप? सर मेरा लिंक एजुकेशन से है। ठीक तो है। मैं एक गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स स्कूल की रिटायर्ड टीचर हूँ। ठीक है जी। मैं बेवा औरत हूँ और मेरी एक बच्ची है, बेटा भी नहीं है। तो पेंशन का इशू चल रहा है, पेंशन रुकी हुई है, इस वजह से मैं आपसे राब्ता करना चाह रही थी। आपने सीओ ऑफिस से राब्ता किया? सीओ एजुकेशन? हाँ जी, उधर गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं जी बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। ये सर जून जुलाई अगस्त की रुकी हुई थी, अब जून की मिली है, 2 माह की फिर रोक दी गई है। तो आपका डिपार्टमेंट तो मैं बहुत एजुकेशन परेशान हूँ। डिपार्टमेंट बनता है या आप कॉर्पोरेशन या किसी और दायरे में काम करती रही पहले? जी आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन ही बनता है, पेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट जारी करता है? जी जी। चलें ठीक है, आपकी ये बात आ गई। वैसे मुल्तान में जो पहले स्कूल से जो कि कम्युनिटी स्कूल्स कहलाते थे उनकी पेंशन जारी होती थी, कॉर्पोरेशन से वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार होती थी। लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की भी पेंशन जारी नहीं हो रही बजट की वजह से, ये काफ़ी परेशान कुन बात है। और आज के दौर में जब एक सोर्स ऑफ इनकम रुक जाए, आपके पास आमदन का ज़रिया हो और वो ना आए, तो हालात पे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए मसला हल कर। हम ज़रा आएंगे इमरान मुगल के पास। इमरान, एक तो हम उर्दू शायरी सुनते हैं, इस खित्ते की आबादी भी कहते हैं 6 करोड़ के करीब है, सराइकी खित्ता, और एक मीठी खूबसूरत ज़बान है और शायरी भी क्या कमाल है इस खित्ते की जो लिखी गई है यहाँ पे। तो आप हमें कौन सा गाना सराइकी में सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, नदीम अब्बास साहब का बड़ा खूबसूरत गीत। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने एंजॉय किया होगा, यकीन एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने तो खूब एंजॉय किया। जो ब्रेक से पहले हमने गाना सुना, तो आप भी यकीनन आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा हो गया होगा। आज हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे मिजाज के साथ आज जहाँ भी बैठे होंगे आप मौजूद होंगे, और आज दुआ है कि आपका ये मिजाज जो अच्छे अंदाज में भी मौजूद है ये सारा दिन कायम रहे। हम ज़रा आएंगे राना बिलाल के पास। एक और भी है कि मिजाज को अच्छा दिखने वाली चीज़ों में एक बिजली के बिल का कम आना भी शामिल है। तो उसका एक हल ढूंढा गया, वो था सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में एक सिस्टम आया नेट मीटरिंग। ज़रा वो जानते हैं कि उसका क्या हाल चाल है। राना बिलाल, नेट मीटरिंग का अमल स्लो हो गया है या फिर काम चल रहा है या फिर लोग परेशान हैं? देखिए बिलाल, नेट मीटरिंग की तरफ जैसे आपने बात की, बिजली के बिलों से छुटकारा पाने के लिए लोग नेट मीटरिंग की तरफ आ रहे हैं। अब नेट मीटरिंग हर बंदा करवाना चाहता है जिसके पास पैसे हैं। अच्छा, इस टाइम जो पिछले 1-1.5-2 माह की बात करें तो नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस था वो बड़ा तेज़ी से जारी था। अब लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम तब्दील हुआ है तो नेट मीटरिंग का प्रोसेस थोड़ा कम हो गया। अच्छा, एक तो ये वजह है, और दूसरा जो मेपको डिपार्टमेंट है, मेपको कंपनी की जानिब से जो SOPs हैं जो वो चेंज कर दी गई हैं। अच्छा, पहले आम सारिफ के लिए लाई गई है? पहले आम सारिफ के लिए नेट मीटरिंग करवाना आसान था। एक जस्ट फाइल बनती थी। फाइल किसी भी जो सोलर कंपनी है जो रजिस्टर्ड है नेपरा की तरफ से, उससे आप फाइल बनवाएं। फाइल बनाने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस मुतलका सब डिवीज़न या जो डिवीज़न्स होती है उसके मुतलका सब डिवीज़न के लाइन सुपरिटेंडेंट, SDO और एक्सीएन से प्रोसेस करवाने के बाद NOC जारी कर दिया जाता था और मीटर लग जाता था नेट मीटरिंग का। अब जैसे ही नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ा, इस टाइम अगर हम मुल्तान की बात, मेपको की बात करते हैं, तो मेपको में इस टाइम तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है, वैसे हमारी पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की ज़रूरत है वो तकरीबन इस टाइम गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत होती है। लेकिन इस टाइम जो मेपको को ज़रूरत है गर्मियों के मौसम में वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो इस टाइम नेट मीटरिंग जो हो रही है, प्रोसेस जो तेज़ी से अमल जारी था, लोग बिजली के बिलों से छुटकारा पाने के लिए नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे थे,
उससे तकरीबन मेरा ख्याल है 700 से 800 मेगावाट की जो बिजली जो है वो नेट मीटरिंग से पैदा शामिल सिस्टम में चीज आपने अभी बताया कि चेंजिंग लाई गई है SOPs हाँ में। SOPs चेंजिंग क्या लाई की गई वो है? चेंजिंग जो लाई गई है वो SOPs ये चेंज की गई हैं। जैसे ही हर बंदा नेट मीटरिंग की तरफ जा रहा था, अब डिपार्टमेंट को ये खतरा पड़ गया कि हर बंदा नेट मीटिंग की तरफ चल जाएगा, हमारा खाता ही ना खत्म हो जाए। अच्छा, अब ओवर बिलिंग देखिए ओवर बिलिंग के खिलाफ तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो इस टाइम बैठे वो तो एक्शन में है, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ बहुत एक्शन भी लिया और जो कंपनी के इवन के जो कस्टमर सर्विसेज के चीफ इंजीनियर थे या जी SCS थे, उनके खिलाफ भी जो है वो लेस्को गेपको कंपनियों में बिल्कुल 81 करोड़ वो लेस्को में थी। अच्छा, मैपको में ओवर बिलिंग हुई पिछले साल 2023 में उसमें जुलाई और अगस्त के महीने में ओवर बिलिंग हुई थी। उसके खिलाफ जो मुतलका अफसरान थे उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हो सका, क्योंकि कंज्यूमर्स को ओवर बिलिंग इस सूरत में की गई थी कि जो कंज्यूमर 30 दिन की रीडिंग की जानी थी उनको जो है वो 35 से 40 दिन की रीडिंग करके बिल भेजेंगे। 35 दिन की जब रीडिंग हुई उससे स्लैब चेंज हो गया, स्लैब चेंज हुआ 200 यूनिट से जो कम यूनिट, वो मामला बिल्कुल बिल्कुल बात अभी मैं वही जानना चाहूंगा कि एक मीडिया पे भी हंगामा आई रही, ना सिर्फ मैपको बल्कि SOPs में तब्दीली लाई गई। आप ये SOPs में वो शायद उनको डर था कि हमारा खाता ना खत्म हो जाए। SOPs में जो तब्दीली लाई गई है वो ये तब्दीली लाई गई है कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं एक इलाके में जहाँ 100 kV का या 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ पे इन्होंने एक लोडिंग परफॉर्मे की शक्ल में SOPs जो है वो शामिल की है। वो नेपरा की तरफ से इस तरह की कोई SOPs नहीं है कि आप लोडिंग परफॉर्मा लगाएंगे कि एक इलाके में नेट मीटिंग हो रही है तो तकरीबन 10 घर हैं तो 10 के 10 घर जो है वो नेट मीटिंग करवा लें। नेपरा ये इजाज़त देता है, लेकिन मैपको की जानिब से खैर वो जैसे आपने बताया करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए या फिर अपने मामलात ना ख़त्म हो जाए, इस चीज़ का ख़तरा लाहक होने की वजह से इन्होंने लोडिंग परफॉर्मा बनाया कि जिस इलाके में नेट मीटिंग बंदा करवा रहा है उसमें वहाँ 3 फेज़ की LT होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 3 फेज़ LT है नहीं है। ट्रांसफार्मर 200 kV का या 100 kV का ट्रांसफार्मर का एक कॉइल जल जाता है तो तकरीबन मुल्तान शहर बल्कि जनूबी पंजाब पूरे मैपको रीजन में इस वक्त सैकड़ों ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो 2 फेज पे चल रहे हैं। वहाँ पे अगर नेट मीटरिंग करवाई जाए तो वहाँ पे ना ही तो वो नेट मीटरिंग का कोई फायदा होगा, ना ही वो यूनिट्स जो है वो कंज्यूमर की उस बिलिंग में शामिल होंगे। अच्छा, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा जो MCO टाइम से फीड नहीं होता। लोग लाखों रुपया लगा के नेट मीटिंग करवाते हैं, कोई 5 के किलोवाट की, कोई 6, कोई 10, जो अपने हिसाब से जिस तरह उनके महीने के यूनिट्स कंज्यूम होते हैं मीटर पे, उस हिसाब से हर बंदा जो है वो अपनी नेट मीटिंग करवा रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ये जो नेट मीटरिंग 10 किलोवाट की है, अब MCO फीड ना होने की वजह से जो 3-3 माह 4-4 माह के जो बिल हैं वो इकट्ठे जो है वो बिलों की सूरत में आ रहे हैं। अच्छा, लोगों ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास नहीं था, हम इससे मज़ीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान भी मौजूद होंगे। हम पहले सेगमेंट में तो आपने देखा कि हमारे साथ सिंगर मौजूद थे, हमने मुख्तलिफ गाने भी सुने, उसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, हमने उनसे शहर के जो मसाइल और टॉप स्टोरीज थी वो डिस्कस की। उसके साथ साथ मुल्तान में एक मेगा इवेंट हुआ, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन T20 क्रिकेट सीरीज़ हुई। 3 मैच हुए जिसमें पाकिस्तान की जो वुमेन कौमी टीम थी वो 2 मैच हारी और 1 मैच जीत सकी और ये सीरीज़ जनूबी अफ्रीका ने अपने नाम की। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि जो वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसे रही और मुल्तान में इवेंट्स का होना कितना एक अच्छा शगुन है और मज़ीद आने वाले दिनों में जो आगे इवेंट्स होंगे और हमारी जो क्रिकेट है मज़ीद किस तरीके से बेहतर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज अमन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, अमन को फ़रोग़ देने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमने पाकिस्तान स्पेशली जो दहशतगर्दी फेस की और हमारे 90,000 से ज़्यादा लोगों ने जान की कुर्बानी दी, तो अमन का जो हसूल है वो सबसे अहम होता है और कोई भी माशरा उस वक्त तरक्की कर सकता है जब उस माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो।
तो इस हवाले से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारे पाक अफवाज ने, उसके अलावा पुलिस ने और हमारे जवानों ने इस पर कुर्बानियाँ भी दी अमन को कायम करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी जो दुश्मन अनासर हैं जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी अफवाज और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। हम अमन के हवाले से आज बात करेंगे, इस पर भी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। ज़रा हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ स्पोर्ट एनालिस्ट मौजूद हैं रशीद सलीमी साहब। सलीमी साहब खुश आमदीद। बहुत उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। और क्रिकेट लवर के हिस्से से आपको कुछ अच्छी फीलिंग तो नहीं होंगी टीम की परफॉर्मेंस देख के? उसमें ऐसा है कि आपकी तवज्जो सिर्फ इस सीरीज़ की तरफ है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ भी इनकी सीरीज़ हुई है, वो बदतरीन थी। अच्छा, अब हम कहते हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह इनको हराया। और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका का पहले इन्होंने दौरा भी किया था, तो उसमें अब चूँकि नई कप्तान मुकर्रर की है, पहले अपने रद्दोबदल थोड़ा बहुत किया है। इस वक्त तक इन दोनों टीमों के दरमियान 24 मैच हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की वीमेन टीमों के दरमियान। उसमें 13 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 11 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ये इस लिहाज से बड़ा मुनफरद है कि पहला मौका है कि मुल्तान स्टेडियम को ख़वातीन की क्रिकेट के सिलसिले में मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हो। ये पहला मौका था। ये पहला मौका है। इससे पहले वीमेन के इंटरनेशनल लेवल के कोई मैच नहीं हुए। कोई मैच नहीं। तो ये जो मुल्तान स्टेडियम है, इस स्टेडियम में इस वक्त तक जहाँ ये मैच खेले गए हैं, इसमें 5 टेस्ट खेले गए हैं, 5 वनडे खेले जा चुके हैं, 10 मैच मुल्तान स्टेडियम में हो चुके हैं। तो ये उसमें ये अपने इनकी 3 मैचों की सीरीज़ थी और उसमें जो पहला मैच हुआ उसमें 4 विकेटों पे उन्होंने 132 किया। इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उनको अपना टारगेट उनका कम दिया, लेकिन ये है कि ये इतना आसान टारगेट ये अचीव नहीं कर सकी। और ये है कि 122 स्कोर पे ये 5 विकेटों पे सिर्फ 122 स्कोर कर सकी, 10 कौन सा और 10 स्कोर से हार गई। उसके बाद फिर इनका दूसरा मैच हुआ। दूसरे मैच में इनकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, लड़कियों ने अच्छा शो किया। उन्होंने 4 विकेटों पे 181 स्कोर किया। तो उसमें अपने जो है मुनीबा ने 45 स्कोर किया, जिसमें 6 चौके थे और 2 शानदार छक्के थे। तो बाद में ये हुआ कि फील्डिंग के दौरान सना फातिमा जो हमारी कप्तान है, उसको चेहरे पे गेंद लगी, वो अनफिट होकर ग्राउंड से बाहर चली गई। तो मुनीबा को कप्तानी के फ़राइज़ सौंपे गए। ठीक है। तो फिर ये चूँकि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो उसके बाद जब वो साउथ अफ्रीका की टीम खेली है तो वो 4 विकेटों पे 168 कर सकी। वो मैच पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान 13 स्कोर से जीत गया। अब तो उसमें मैन था कि उसमें बेहतरीन खिलाड़ी भी डिक्लेयर हुई, मुनीबा डिक्लेयर हुई। अब कल वाले मैच में था कि कल का मैच ये हुआ कि इन्होंने 5 विकेटों पे 153 स्कोर किया। अब इसमें यह है कि जो पहले 10 ओवर थे, पहले 10 ओवर में टीम आप उस वक्त अच्छा रिजल्ट आपको हासिल होगा कि पहले 10 ओवर में आपका टारगेट 90 के करीब हो। आप 90 के करीब जब स्कोर करें और कोशिश करें कि उसमें आप विकेट जो है आपकी कम से कम गिरे, 1 आध विकेट गिर जाए, तो वो ये है कि 90 के करीब आपका टारगेट हो। अगले 10 ओवर में आपने 100 से ऊपर स्कोर करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी टीम जो कौमी क्रिकेट टीम है वो भी 90 तो 10 ओवर में नहीं करती, 20 में आजकल। अच्छा, उसमें यह है कि इन्होंने पहले 10 ओवर में 2 विकेटों पे 76 किया और अगले 10 ओवर में इनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। तो अगले 10 ओवर में ये सिर्फ 77 कर सके। तो इसका बमुश्किल इन्होंने 153 किया और वो इतना आसान टारगेट था
उन्होंने बड़ी आसानी से 19वीं ओवर में मुकम्मल कर लिया और साउथ अफ्रीका की टीम 8 विकेटों से जीत गई। 8 विकेटों से जीत गई। ये थी कहानी हमारी वुमेन क्रिकेट टीम। उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता था जी कि उसमें जो इसकी अंपायर थी सलीमा इम्तियाज़, ये इंटरनेशनल जो पैनल है अंपायर का उसमें मौजूद थी। उसको ये मौका दिया गया कि वो इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज करे। तो वो उसने ये 3 मैच पाकिस्तानी है वो सुपरवाइज किए। तो वो अपने सलीमा इम्तियाज़ जो है उसको ये एजाज़ हासिल हो गया कि वो पाकिस्तान की पहली खातून अंपायर बन गई जिसने इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज किया। यकीन ये एक अच्छी बात है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, हमने बताया कि अमन के हवाले से बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं जाहिद ज़हूर साहब। जाहिद ज़हूर साहब, आप खुशामदीद। शुक्रिया जी, थैंक यू। आज अमन को फ़रोग़ देने के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में अमूमन एक तो मजमूई सतह पर हम कौमी मामला देखते हैं और दूसरा हम अपने इंडिविजुअल अपने माशरे में जो देखते हैं कि उसमें भी जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। अमन के जो पैगामात हैं, अमन के जो रवैये हैं, उनको फ़रोग़ नहीं दिया जाता। ये कितना अहम है कि हम अपने बच्चों की तरबियत भी इस हवाले से करें, अपने नौजवानों को भी इस हवाले से मोटिवेट करें। थैंक यू जी। अच्छा, इस तरह है कि हमारा इस वक्त माशरा जो है ना वो टोटली अदम इस्तेकाम का शिकार है। वो हमारा यूनिट, जिस तरह आपने बात की कि अपने बच्चों को, सबसे बेसिक यूनिट हमारा घर है। घर से लेके हमारा मोहल्ला, बरादरी, शहर, पाकिस्तान, मुल्क, ये यहाँ टोटली अदम इस्तेकाम है। और बरादरी में अगर हम देखें तो बर्दाश्त नहीं है। आपने जब बच्चों की बात की तो उसकी परवरिश में अब जब कमी हमें महसूस हो रही है, वो आइसोलेशन नज़र आ रही है कि हम बच्चों का मेल जोल जो पहले, इससे पहले आज से 15-20 साल पहले होता था, मोबाइल नहीं था तो मोबाइल नहीं था। अब बच्चा, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चा आइसोलेशन में मोबाइल लेके बैठा है, उसको नहीं पता कि मेरे पड़ोस में क्या हुआ है, कौन है, किस तरह है, क्या हो रहा है। और ना हमारा ये कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे हमारे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वहाँ जाते थे, वहाँ लोग हमें सिर्फ अपने इलाके के नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं, बाकी मुल्तान की बात करें कि बाकी माशरे के लोग भी मिलते थे, तो उनसे हमारी मोहब्बत बढ़ती थी। ये त्यौहार होते थे, वो त्यौहार, मेले वगैरह ये खत्म हो गए, जो भी थे जी, ये खत्म हो गए। अब हम देखते हैं कि मखसूस क्लास जो हमारी बुजुर्ग क्लास है वो जाती नजर आती है। नौजवानों का वो खत्म मसलन वो आइसोलेशन में चल के कट गया माशरे से। हमारी जो सोशलाइजेशन है वो बड़ी लिमिटेड हो गई ना। अगर लिमिटेड होगी तो वो अच्छा, फिर ये है कि पीस इन माइंड, पीस इन सोसाइटी है। लोग इतनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं माशरे में, मीडिया पे या चीज़ें, कि बच्चे जो हैं उनका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। पहले वो कल्चरल गेम्स की होती थी, अब हमारे बच्चों को कल्चरल गेम्स का पता ही नहीं है। मसवाए वो टीवी पे क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल और क्रिकेट देखते, हॉकी भी कम हो गई हमारी ना। तो इस वजह से बर्दाश्त, बच्चों में बर्दाश्त, पहले मोहल्ले में टीमें होती थी, खेलते थे आपस में, कोई मामूली तनाज़ा होता था तो उसके वालिदैन उसको हल करते थे और मोहब्बत बढ़ती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई इस वजह से। अच्छा, दूसरा ये है कि माशरे में आपने कहा कितना ज़रूरी है। देखिए, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। अगर आपके माशरे में अमन नहीं होगा तो आप खुशहाली का ख्वाब रहेगा। और हमने जो देखा कि हमारी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चली गई इस वजह से कि हमारे यहाँ अमन नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो अमन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अभी भी हम देख रहे हैं, अगर कंपैरेटिवली अपने प्रोविंसेस को देखें, जहां हमारा पंजाब है, पंजाब में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है। कच्चे के डाकू ने तंग किया हुआ है। दूसरे जगह जहाँ पे मतलब ये एक दुक्का वाक़या हो जाता है, लेकिन जहाँ पे मतलब बलूचिस्तान में भी वाक़या हुआ तो लोग हमारे वहाँ, हम कंपैरेटिवली देखें तो ना इतनी तरक्की हो रही है, ना लोग इतने खुशहाल हैं। अगर हमारी ये खुशहाली की ज़मानत इसी पे ही है कि हमारे माशरे में ये भी कहा जाता है कि जब माशरा गिरोह में बढ़ जाता है तो मसाइल होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गिरोहबंदी ज़्यादा हो गई, इतना है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो हमारे लसानी हो, हर जगह हमें ये चीज़ तफरीक दिखाई, कहीं सियासी है, मजहबी है, लसानी है। ये जितने ग्रोह ज़्यादा होंगे तो वो बर्दाश्त कम होगी और ये अमन जो है वो उसमें बिगाड़ पैदा होगा। अमन में बिगाड़ पैदा होगा। और यकीनन हमें जो कौमियत परस्ती है, वतन की खातिर तो हम सबको इकट्ठा होनी चाहिए, लेकिन जो हम मुख्तलिफ वो कौमों में बढ़ जाते हैं और इख्तलाफात को इस हद तक ले जाते हैं कि उससे अमन की सूरत हाल भी ख़राब हो जाती है और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते,
तो उस वजह से हमारा जो माशरा है वो काफ़ी ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहा है और उसको सब लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान हैं या जब बाकी माशरे में रहने वाले अफराद हैं, सबको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जब जो हालात हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हम जरा आएंगे रशीद सलीमी साहब के बाद। सलीम साहब, अमन की भी बात हो रही, खेलों की भी बात हो रही है। हमारे यहाँ देखा कि माजी में पिछले अभी रिसेंट हमने देखा 2-3 साल में खेलों की इवेंट मुल्तान में स्पेशली क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा हुई। उससे पहले अगर पस मंज़र में जाएं तो कोई बैरूनी मुल्क की टीम हमारे मुल्क में आना भी पसंद नहीं करती थी अमन की वजह से। किस हद तक बेहतरी आ चुकी है, जो टीमों ने अब आना शुरू किया, टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन ये जो खुशाइंद अमल शुरू हुआ है ये कितना बेहतर अमल है? क्योंकि खेलों की वजह से अमन को तकवीयत मिलती है और ये है कि भाई अपने, चूँकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में एक काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान टीमों का आना जाना बंद हुआ। ये लाहौर गुलबर्ग में श्रीलंका टीम का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर ये है कि वो कई साल तक वो गैप पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, इन सारी टीमों ने पाकिस्तान आने से माजरत कर ली और उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अभी बता रहे थे। तो उसमें यह है कि जो बच्चों का आप बता रहे हैं कि बच्चे वो का रुझान इस तरफ नहीं है। बच्चे जो हैं वो टीवी पे बैठ के कुछ ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जाता है। हाँ, ये काफ़ी वो जब वो उस तरह की फिल्में देखते हैं तो वो उसमें जो आप टॉलरेंस वाली बात है ना, वो फिर माइनस हो गई। अच्छा, उसमें यह है कि उनका ध्यान उस तरफ है, मार कुटाई और ये। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मोहम्मद शकूर खान से। जी भाईजान। मेरा जी क्वेश्चन ये होगा कि हम मौजूदा सिनारियों में अगर क्रिकेट टीम का जायजा लें तो हम एक बहुत बड़ी चीज हमारी सिलेक्शन कमेटी और हमारे जो चीफ हैं हार नहीं, बल्कि पिछले कुछ 10 साल से हम होम कंडीशंस में हम हार रहे हैं। और आप देखते हैं कि एक रिकॉर्ड बन चुका है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 किया, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 किया, देन नाउ हमें बांग्लादेश से सीरीज हारी। तो हम क्यों अपनी टीम के अंदर टेस्ट प्रैक्टिस, अभी देखें जो कितना गलत इन्होंने ऑर्डर दिया कि अभी जो वनडे, अभी जो एक कप स्पेशल रखा गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी टेस्ट क्रिकेट एक रिकॉर्ड है, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, टेस्ट क्रिकेट का एक मजा है। कोई प्लेयर अगर ट्रिपल सेंचुरी करता है तो कितना अच्छा लग रहा होता है। आप हनीफ मोहम्मद को देखें, वेस्ट इंडीज में जाके उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की, देन यूनिस खान, इंजमाम उल हक, फिर आपके अजहर साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ आपके पास जो ये टेस्ट प्लेयर्स थे, हम इनको खो रहे हैं। T20 ने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को खत्म कर दिया है। मैं ये चाहूंगा कि जब भी आपकी सीरीज हो, आप कोई वनडे T20 ना रखें और उन प्लेयर्स को और ऐसे प्लेयर्स की सिलेक्शन करें जो मेरिट में बॉल खेलें। आप रुकने वाली बॉल को हमारे बैट्समैन जो शॉट जब लगाते हैं तो वो T20 खेल रहे होते हैं। आप इनका माइंड सेट चेंज करें कि आप भाई 5 डेज क्रिकेट खेल रहे हैं। 5 डेज क्रिकेट के लिए आपको रेड बॉल का होना, उसकी प्रैक्टिस और उसके मैचेस बहुत जरूरी है। आपने रेड बॉल नहीं लिए, बल्कि आपकी अभी टेस्ट टीम आ रही है और आपने जो है वो व्हाइट बॉल के मैचेस रख दिए। तो पहले तो हमारा पूरा सेटअप ही बड़ा गलत है, जिससे आपको बड़ा दुख होता है कि हमारी टीम अपने मुल्क में हार रही है और हमारी विकेटों को स्टडी नहीं करते। अभी जो सीरीज आ रही है, आपने वहाँ इब्रार को नहीं खिलाया, इब्रार अहमद को, जो स्पिनर्स थे। तो जब आपकी स्पिन विकेटें हैं तो आप पहले तो अपनी विकेट्स को स्टडी करें और एक मस्ट हो अपने नेशनल प्लेयर्स के लिए, चाहे वर्ल्ड लेवल के कितने बड़े प्लेयर्स हों, उनके लिए मस्ट होना चाहिए कि आपने अपनी होम कंडीशंस में। अब्दुल शकूर खान, शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से फौरी वापस आएंगे तो उस पर यकीनन जवाब लेंगे कि होम ग्राउंड में भी हमारी टीम की ये सूरत हाल है तो आगे क्या परफॉर्म करेगी, और टेस्ट और T20 के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले क्रिकेट के हवाले से बात हुई थी और हमारे कॉलर भी मौजूद थे, उन्होंने भी तफसीलन सवाल भी किया और हमारी टीम को मशवरे भी दिए और अपना जो गिला शिकवा था, और ये सारे गिले शिकवे आजकल हमारी कौमी टीम के प्लेयर से कि वो जिस तरह परफॉर्म करते हैं तो सारों के दिल भी दुखते हैं कि यार कहाँ पे हमारी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती थी।
हम मिसालें दिया करते थे और आज सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश जैसी टीमों से भी हम हार जाते हैं। तो ये तमाम चाहे वो वुमेन वाली क्रिकेट हो या हमारी कौमी क्रिकेट के बाकी खिलाड़ी हों, सबकी आजकल परफॉर्मेंस इसी तर्ज पर चल रही है। इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। रशीद सलीमी साहब, कहा जाता था कि होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है। होम ग्राउंड पर आपका जो क्राउड है वो भी आपका है, पिचेस भी आपकी हैं, आपने ट्रेनिंग भी वहाँ से हासिल की, अपने बना भी सकते हैं सारे कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस में हम आते हैं तो हमारी टीम को एडवांटेज क्यों नहीं मिलता, या ये लेने नहीं चाहते हैं? लेना नहीं चाहते। टीम में ग्रुपिंग है और बिल्कुल वाज़ेह बात है कि बाबर आजम अपने अलावा किसी को कप्तान नहीं देखना चाहता। तीनों फॉर्मेट में वो चाहता है कि मैं कप्तान हूँ। ये जो शान मसूद को नाकाम बनाया गया है, ये नाकाम किया गया है ताकि ये नाकाम हो, उसके बाद फिर बोर्ड वाले कहें कि इसको दोबारा ले लिया। मुझे हम काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जो वनडे का लड़का है उसको हम T20 खिला रहे हैं और T20 के लड़के को टेस्ट खिला रहे हैं। ये इनको मतलब है कि इसमें सारा ये तय करने की बात है कि जो अपने टेस्ट के लेवल का और टेस्ट के मिजाज का लड़का है उसको टेस्ट में रखें। लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो हमारी टेस्ट टीम है उसमें वो वाले प्लेयर नजर नहीं है जिस तरह मोहम्मद यूसुफ था, जिस तरह जवेद मियांदाद था या बाकी खिलाड़ी थे। अब वो वाला टैलेंट कहाँ से लाएंगे? खिताब वही है, लोग वही हैं, लेकिन टैलेंट कहाँ चला गया? वो ये है कि अब इसका बुनियादी जो फॉल्ट है ना, जो अब इस तरफ बोर्ड ने उस तरफ तवज्जो दी, मैं तो एक तवील अरसे से कह रहा हूँ कि जो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता उसको नेशनल कप में इनवाइट ना किया जाए। हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ही मेन है। हाँ, मेन चीज़ है। अब आप ये देखें, अब इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, चंद एक मैचेस हो रहे हैं, 5 टीमों के दरमियान में मैच हो रहा है, लेकिन उसमें आप ये देखें कि हमारे जो स्टार बैट्समैन हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, नए लड़के आ गया। लेकिन ये जो PSL आ गई इसने भी कुछ खराबी पैदा कर दी। गुलाम लड़का है, उसने 2 सेंचुरियाँ की हैं, ठीक है ना जी। नए लड़के आए हैं। हाँ। और जो हमारे मेन हमारे हैं वो उनमें से एक लड़का भी आगे नहीं आया। ना बाबर सेंचुरी कर सका, ना रिजवान कर सका, ना दूसरे अपने कर सके, और नए लड़के आ रहे हैं, उनको चूंकि चांस ही नहीं मिल रहा। और जब तक ये बैन होना चाहिए कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलता उसको अपने नेशनल कैंप में। जी कहा गया था कि PSL के आने के बाद जो हमारी क्रिकेट है वो प्रमोट भी होगी, क्रिकेट बेहतर भी होगी, नए खिलाड़ी भी आएंगे। PS का ताल्लुक ही नहीं है इससे। यानी टीम आपने चुननी है वनडे के लिए और टेस्ट के लिए, और चुन कहाँ से रहे हैं? PSL से। PSL का क्या ताल्लुक है उससे? PSL में वो शायद एक आधा मैच, वो तो T20 है। यानी T20 से आप टेस्ट के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। ये मतलब है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक मैं जब यहाँ मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट का 14 साल तक मैं सदर रहा, हम ये क्या करते थे, हम ये कि पहले अपने 50 ओवर के मैच कराते थे, उसके साथ हम कुछ टीमों के दरमियान 75 ओवर के मैचेस कराते थे। वो एक दिन चलता था, अगले दिन फिर वो खेलते थे, ताकि इनमें टॉलरेंस हो, टेम्परेंस, इनका टेम्परामेंट बने टेस्ट के लंबा मैच खेलने के, 3 डे 4 डे। क्योंकि ये जो पहले काज़म ट्रॉफी थी उसमें तो लंबे मैच होते थे। अब ये हमारे पास आजम खान जैसे प्लेयर भी हैं, तो आजम खान तो कौमी क्रिकेट का प्लेयर रहा है, कई मैच खेले उसने। फिर ये है कि हमने सिलसिला शुरू कर दिया है रिश्तेदारियों में, और ये सबसे मेन मसला है। मेन मसला अफरीदी साहब का दामाद आ गया, सप्तान का शकलैन का जो दामाद है वो शादाब खान है। वो ओपनली टीवी पे बैठ के कल परसों कह रहा था कि सबसे अच्छा कप्तान शादाब खान। तो वो अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आपने वो लॉबिंग कर, तो फिर टीम का किसी को फिक्र नहीं कि वो क्या परफॉर्म करे। हालांकि मतलब ये कि इनकी टीमें अलग अलग होनी चाहिए। और मेरा अपना प्लेयर्स का तो ये था कि वो टीम पे तवज्जो देते। मेरी तजवीज़ ये है कि वनडे और टेस्ट इन दोनों का कप्तान रिजवान को बनाना चाहिए। रिजवान इनमें सबसे बेहतर है, टॉलरेंस भी है, टेम्परामेंट भी है, सब कुछ है और एक्सपीरियंस भी है।
उसको मतलब है कि उसको होना चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट तभी बेहतर हो सकती है जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट डोमेस्टिक करेंगे क्रिकेट को और प्रमोट वहाँ से खिलाड़ियों को लेके जब कौमी क्रिकेट में लेके आएंगे तो वो तभी मुमकिन है। अगर हम इसी तरह से चलाए रखा तो फिर यही हालात ही रहने। हम जरा आएंगे जहूर के पास। जहूर साहब, जिस तरह हमने अमन के हवाले से बात की, आपने खेलों का भी कहा कि खेलें हमारे यहाँ काम हुई, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारे रवैयों में काफ़ी एग्रेसिव पन आ गया। हमारे यहाँ जहाँ से मैसेज डिलीवर होना था, चाहे वो हमारा स्कूल था, चाहे हमारा मदरसा था, चाहे हमारा पॉलिटिशियन का सियासी जलसा था, वहाँ से हमें एग्रेशन दिखाई दिया, वहाँ से हमें जज्बात दिखाई दिए, प्यार मोहब्बत की बात, अमन की बात, इज्तमाइयत की बात कम दिखाई दी। इसने कितना नुकसान पहुँचाया? बिल्कुल, आप जिस तरह कहा कि स्कूल और मदरसे की बात की, तो मदरसे में देखें दर्स दिया जाता है अमन, बराबरी, भाईचारे की। अब अगर हम सारा साल पढ़ा के और उसमें 2 महीने हम उनको ये टीच करें कि जी हमारा ये फ़िक्का है, ये फ़िरका है, दूसरे सारे गलत हैं। मुझे मजहबी इंतहापसंदी पे काफी कंट्रोल भी किया गया और उस पर इसको कहा गया कि नेगेटिव है हमारे माशरे के लिए। इसी तरह स्कूलों में है, स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, और प्राइवेट स्कूलों में महंगाई जो है ना, ये बहुत बड़ा अंसर है हमारे यहाँ पे इंतशार का और अदम इस्तेकाम का। तीसरा फैक्टर कहा जाता है कि जो हमारे सियासतदान होते हैं वो नुमाइंदे होते हैं, अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हैं, लेकिन हमारे जो सियासी लीडरशिप है वो जिस तरीके से तर्जमानी करती है, जिन अल्फाज की सूरत में, वो भी काफ़ी खौफनाक होता है। उसमें सर एक जहाँ सियासी लीडर्स का कसूर है, वहाँ हमारी बहसियत कौम का हम अपना विजन नहीं हमारा, हम एक सियासी लीडर है उसके पीछे है, वो जिस जमात को, जिस पार्टी को गलत कहता है वो इंतहा कर देता है, चाहे वो कोई रीज़न हो या ना हो, कोई भी हो। और हम सुनी सुनाई बात पे ना बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। स्टडी बिल्कुल ज़ीरो है हमारी, हम लोगों की स्टडी नहीं है कि वाकई क्या हुआ है, माजी में क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ना पॉलिटिक्स में। लेकिन हमने एक सियासी लीडर की बात सुनी, कहा कि जनाब ये बस ठीक है, ये अच्छे हैं बुरे हैं, बस यही ठीक है। तो इस वजह से भी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ और ये अमन जो है हमारा उसमें और जो शख्सियत परस्ती है ये भी अमन के लिए कोई अच्छी नहीं है। किसके? शख्सियत परस्ती। हाँ, मसलन देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे मुल्तान की बात करें तो कोई एक बंदा वो एक पार्टी में है, दूसरी पार्टी में वो चला गया, तो उसके पीछे पूरी कौम उसके इनका मतलब उनका अपना विजन है ही नहीं ना, उसे शख्सियत के पीछे है। अब वो शख्सियत गलत कह रही है, ठीक है, ठीक कह रही है तब भी ठीक है। तो ये इस पे बड़ा अमन के लिए कौम को भी बाशूर होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। अगर बाशूर कौम होगी तो अमन भी आएगा। हाँ। दूसरा सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसमें मैं ऐड करूंगा कि जो हमारे ये मीडिया पे चीजें दिखाई जा रही हैं, गेम्स हैं बच्चों की, बस कार्टून देख लें, कार्टून देखें, बच्चों की गेम्स हैं, वो नेट से देख रहे हो या टीवी पे देख रहे हैं, उसमें जनाब वो गन और ये चीजें ही दिखाई जाए। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो काफी चेक एंड बैलेंस होता है, सोशल मीडिया पे, हाँ सोशल मीडिया पे नेट पे खास तौर पे माजी में तो वो पबजी गेम आई, उस पे लोगों ने, और उस पे बहुत सारे इश्यूज सामने आए बच्चों के कि उन्होंने ना भाई को मार दिया, इवन के अपने बाप को उसी बिल्कुल उसी एक्शन में वही सीन बनाते हुए, वही चीज बनाते हुए, वही चीज ना। तो जब हमारे बाहर ग्राउंड खत्म हो गए, गेम्स खत्म हो गई, खेले खत्म, मेले खत्म, सैर वाले हमारी स्पोर्ट्स खत्म हो गए, कम हो गए, तो बच्चे फिर ये इधर ही जाएंगे ना। तो इस वजह से हमारी नई नस्ल में ना ये हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड है वो भी गिने चुने हैं, आबाद कितने हैं वो भी सबके सामने हैं, और खेलें कितनी होती हैं वहाँ पे वो भी सबके सामने है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है वो भी आप सबके सामने है। मुल्तान में है तो शुजाबाद, जलालपुर, खानेवाल, बिहारी, मुजफ्फरगढ़, लहिया, बखर, किन किन शहरों के नाम है, कौन कौन सी खेलें वहाँ पे हो रही हैं, मंथली बेसिस के क्या शेड्यूल हैं, उस पर अमल होता है नहीं होता। सिर्फ अभी जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया उसमें 69,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 69,000 बच्चों ने मुल्तान तालीमी बोर्ड में। अब अंदाज़ा लगा लें कि हमारे 12वीं क्लास के 69,000 बच्चे एक साल में आए हैं मार्केट में। उनके लिए क्या है आप सबके सामने। सलीम साहब, ये जो 69,000 बच्चे, सिर्फ एक ही मिसाल उठा लें, ये जो हर साल 70,000 80,000 बच्चा मार्केट में आ रहा है ट्रिक के बाद, इंटर के बाद, तो उनके लिए तो ना तो हमें कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद नजर आता है, कोई एक आधा मैच कभी कभार हो जाता है, तो ये कितना नुकसान दे रहा है। इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि जो लड़के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें एक माकूल रकम स्पोर्ट्स की अदा करनी पड़ती है। तो इस वक्त जो सरकारी अदारे हैं
उन सरकारी अदारों में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स का जो फंड है वो तालीमी बोर्ड के पास है। मुल्तान तालीमी बोर्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब लाखों के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसे, और वो स्पोर्ट्स की पैसे पे कर रहा है। तो देखने वाली बात है, पूछने वाली बात यह है कि तालीमी बोर्ड जो है कितने इवेंट मुनाकिद करता है। और ये इवेंट ना होने के बराबर। मुल्तान तालीमी बोर्ड साल में एक बार इवेंट कराता है, उसमें कुछ 6-7 कॉलेजेस होते हैं, वो भी उन्हीं के अपने ग्राउंड में होता है, और उसमें चंद बच्चे कोई नेज़ा फेंक रहा होता है, कोई दौड़ रहा होता है, बस ये 4-5 दिनों के इवेंट होते हैं। उसके अलावा पूरा साल कोई इवेंट नहीं हो रहा होता। और हमने कॉलेज के अंदर भी जो मुकाबले दरमियान में शुरू हुए थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जिस तरीके से पॉलिसी के तहत चलाए जाते हैं उस तरह हमने नहीं देखे। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, हम जरा आएंगे रशीद सलीमी साहब के पास। सलीमी साहब, हमने बात की नौजवानों की, आपने पहले बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली के हवाले से, कौमी क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब ज़रा आ जाते हैं हमारे जो स्कूल कॉलेजेस की स्पोर्ट्स है उस पर, उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। आपने मुल्तान तालीमी बोर्ड की परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया, तो इसको अगर थोड़ा सा फवाल किया जाए, अगर माजी के पस मंज़र में हमें एग्जाम्पल लेके बता सकें तो ये कितना बेहतर था और क्या हो गया अब। उस वक़्त ये था कि कोई स्कूल ऐसा नहीं था जिसमें उनके तमाम गेम्स का इंचार्ज पीटीआई नहीं होता था। अच्छा, पीटीआई की पोस्ट होती थी बाकायदा तौर पे, तमाम गेम्स की वो निगरानी करता था। और अब आपके सारे सर्वे करके देख लें, किसी स्कूल में ये पोस्ट है। अब तो प्राइवेट कॉलेजेस जो बने हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ कोई इस तरह का कंसेप्ट ही नहीं है। यानी उनका ना कोई इंस्ट्रक्टर है, ना किसी की कोचिंग है, ना वो ज़रूरी समझते हैं, और वो है ही नहीं। वो उस वक्त ये होता था, हमारे मैं मुस्लिम स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे फुटबॉल की टीम जब जीत के आती थी ना, तो इस वक्त उनका जो अपने चने वाला था ना, अब भी वो उसके ख़ानदान के लोग यहाँ मेरे साथ तारकाबाद में रहते हैं, जीरा था, जीरा मशहूर है। वो जीरे के चने खाने के लिए वो तो फौत हो गए, आगे उसकी औलाद बैठी है। अब भी अमेरिका से लोग आते हैं ये और जीरे दे जाके छोले खाने। अच्छा, वो जनाब पीटीआई जो थे, तो वो वहाँ उस कैंटीन से तमाम पूरी टीम को दूध पिलाते थे। अच्छा, अगर टीम हार के आ गई है तो ये भी हमारी आंखों के सामने पूरी टीम के कान पकड़ाए हुए हैं। अच्छा, इस हद तक कंट्रोल होता था अपनी टीम पे। हारे कैसे हैं आप? तो ये उनको मतलब सारा एनकरेज भी करते थे और उनको पनिश भी करते थे। तो अब का कोई तस्वर ही कोई नहीं है। अब तो नंबरों की गेम है, बच्चे ने अच्छे मार्क्स ले लिए, अच्छे पहली पोजीशन दो में बोर्ड में हासिल कर ली, वो बस वही बल्ले बल्ले है। ये जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अभी एक बात आपकी कट कर रहा हूँ, अभी हमारे मुल्तान तालीमी बोर्ड ने एशिया नदीम की कामयाबी पे काफ़ी ढोल पीटियाँ, कहा कि हमारा ही बच्चा था, हमने इसको, हमारे पास ये मैच खेला था और हमने इसको प्रमोट आगे भेजा था। तो ये दावा किस हद तक दुरुस्त था उनका? इतनी मेहनत करते हैं या किसी को कामयाबी मिल गई अल्लाह की तरफ से? वो किसी को अच्छा कोच मिल जाए वो खुशकिस्मती है उसकी, वरना ये मतलब प्रॉपर सेटअप नहीं है, नहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और किसी को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि अगर एक लड़के ने जेवलिन थ्रो में ये सारा कुछ आपने शो किया है, अब हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो में अगर कोई परफॉर्मेंस कोई दे रहा है तो उसको इनामात की बारिश करने की बजाय उन अदारों को मजबूत करें जहां उनकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, ताकि वो उनको मजबूत करें, सिर्फ ये नहीं कि उसको पैसे दिए जा रहे हैं, ये गलत तरीका है। हम देखने वाली बात यह है कि अगर आइंदा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 3 लड़के गोल्ड मेडल ले आए तो उनको इतना ही इनाम देंगे जितना अरशद नदीम को दिया है। ये देखिए आप, कोई एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, उसको इनकरेज करें, उसको जो उसकी जेवलिन वगैरह उसकी जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, उसको फैसिलिटीज़ दें ट्रेनिंग की, सारा कुछ है। लेकिन और फिर ये है कि जो फेडरेशनें बनी हुई हैं
और उनसे भी तो पूछें अभी हॉकी वाली आपकी फेडरेशन क्या कारकर्दगी है। अभी हॉकी फेडरेशन रो रही थी कि क्यों इतने साल से पाकिस्तान कोई कहीं गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले सका। अभी हॉकी फेडरेशन वाले रो रहे थे कि हमें पैसे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। तो तीन लड़के एक मुल्क में जाके स्लिप हो गए हॉकी के, वहाँ किसी मुल्क में खेलने गए, वहाँ से हमारे 3 नेशनल टीम के 3 लड़के स्लिप हो गए, वहीं कमा लेंगे। हाँ, वो कहीं उधर चले गए। तो अब इस तरफ मतलब अब हमारे इस्लाहुद्दीन मौजूद है, अख्तर रसूल मौजूद है, और लोग हॉकी के इतने टॉप के बैठे हैं, शहबाज सीनियर मौजूद है, और अपने उसके बाद वसीम लड़का मौजूद है। आप उनसे ट्रेनिंग, उनसे वो क्यों नहीं ट्रेनिंग करते? आप गोरे को पकड़ के ले आते हो। गोरे का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि जो हॉलैंड की टीम है ये हॉकी में टॉप पर रही है। अच्छा, उनकी एक ही क्वालिटी थी कि उन्होंने एक प्लेंटी स्ट्रोक मारने वाला लड़का पैदा किया था। वो हर मैच में यानी वो प्लेंटी स्ट्रोक के जरिए ही गोल करता था। तो वो उन्होंने इस तरफ दिया। आप ये देखें कि जो हॉलैंड है वो हमारे मुल्तान की 2 तहसीलों के बराबर भी नहीं है। मुल्तान बिल्कुल, हॉलैंड हमारे 2 तहसीलों के बराबर भी नहीं है। आज से मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज की मैं बात नहीं कर रहा। आज से 30 साल पहले ये था, हॉलैंड में 350 आस्ट्रोटर्फ थे। 350 आस्ट्रोटर्फ। हमारे यहाँ 4 साल आपके पास कहाँ है जी? लाहौर की तबाह कर गई, इमरान खान जलसा किया, वो तबाह कर दिया। अच्छा जी, अब वो कराची में एक वो है लाहौर की, अब वो दोबारा उसको में बनी है दोबारा को, अब ये मत्तीतर रोड पे हाँ। उन्होंने आस्ट्रोटर्फ बिछाई है। अब ये सारी इस तरफ मतलब तवज्जो नहीं है। तो ये सारी ये आपने इसका हर शोबे में करने की जरूरत। अब आप ये देखें, इंडिया से हमारा मैच हुआ है ये अभी पिछले दिनों हॉकी का, हमारी टीम ने 6 प्लेंटी कॉर्नर मिस किए हैं इंडिया के खिलाफ। तो अब आप बताएं मजीद क्या परफॉर्मेंस, तो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? 6 उन्होंने मिस किए हैं और इंडिया ने 3 मिस किए हैं, और जो पहला मारा है उसी पे गोल कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने फिर क्या जीतना था वो मैच। तो यकीनन ये वही सूरत हाल है कि जब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सिर्फ हॉकी नहीं है, स्क्वाश, बैडमिंटन, जिस सेक्टर को हाथ लगा लें, हमारा जो स्पोर्ट्स है वो इस वक्त ज़वाल पज़ीर है। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हमारे जो ग्राउंड है वो आबाद नहीं है। ये बात भी बिल्कुल एक तनकीद कुछ हद तक दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो कोचेज़ हैं कौमी टीमों के, वो बाहर से आते हैं, उनको यहाँ के इन्वायरमेंट का नहीं पता, यहाँ के नौजवानों का जो मिजाज है, जिस तरीके से उनको ट्रेन करना है उसका उनको भी अंदाज़ा नहीं होता, ना नौजवानों को अंदाज़ होता है कि जो हमारा कोच है वो किस मिजाज से चलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है। इस पर मज़ीद बात करने के हम ज़रा आएँगे जो ज़ैद ज़हूर साहब के पास। ज़ैद ज़हूर साहब, जिस तरीके से हमने बात की, अमन के हवाले से बात की, हमने स्कूल्स और जो हमारे यहाँ माशरा है उसमें आगाही के हवाले से बात की, एक और भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ, चाहे वो ख़वातीन के मामलात हों, चाहे वो बच्चों के हवाले से हों, चाहे वो हमारे जो बाज़ का एक माशरे में ये चीज़ बनी कि ये फ़लाँ ने ये बात की क्यों की, आखिर जुर्रत कैसे हुई। ये जो चीज़ें आई हमारे माशरे में, इसने कितना नुकसान पहुँचाया है अमन के लिए? सर, सबसे वही है कि बर्दाश्त नहीं है। आप एक मेन रोड पे चले, मामूली सी किसी को बाइक लग, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम इसके तफसीली जवाब लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे अमन के हवाले से, हम ज़रा आएंगे ज़ैद ज़हूर साहब के पास। ज़ैद ज़हूर साहब बात कर रहे थे अमन के हवाले से, अदम बर्दाश्त और किस हद तक नुकसानदेह है और किस हद तक हमारे माशरे को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसमें अब कमी कैसे है कि क्या ऐसे अवामिल किए जाएँ कि अदम बर्दाश्त कम हो और हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी माशरे के लोग हैं वो ज़रा तहम्मुल से चीज़ों को सुने और समझें। सर, ये बर्दाश्त जो है ये इंटरलिंक या लिंक है घरेलू मसाइल से, महंगाई से, फ्रस्ट्रेशन से। अब जब एक बंदा घर से ही फ्रस्ट्रेशन से, लड़ाई झगड़े से निकलेगा
तो वो सबको बाहर कभी भी उसमें बर्दाश्त नहीं आएगी। अगर बात का तो लोग मजबूर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार हम घरेलू मामला ठीक करते हैं लेकिन सरकार हमें जीने नहीं दे रही तो हम कहाँ जाएं। वो यही है ना कि महंगाई सर वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त ना, लोग घरों में बड़े परेशान हैं। जब परेशानी के आलम में बाहर निकलेंगे तो उसमें बर्दाश्त नहीं होगी, वो हर किसी के लड़ने पे तुले होंगे। बस आप आम सी मिसाल है, साइकिल पे जाते हुए बाइक पे जाते हुए थोड़ी सी टक्कर हो जाए, बर्दाश्त है ही नहीं। वो कहते हैं जी तूने ये टक्कर लगाई या टच किया तो लगी क्यों, ये क्यों लगी, तो बात की बात है। ये हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। ये हमारा है ग्रास रूट लेवल का मसला। हमें चाहिए इसमें कि ये किस तरह बेहतर आएगा कि हम अपने अच्छा दूसरा हमारे सिलेबस में जो है ना, वो आपने पहले भी बात की कि अब दौड़ है रैंकिंग की और नंबरों की, कि बच्चे के नंबर कितना है, उसकी अखलाकियत है नहीं है, उसको क्या सिखाया गया है। तरबियत नहीं है, तालीम है, लेकिन तालीम भी एक रैंकिंग और नंबरों तक है कि इसके नंबर कितने आ गए जी, पोजीशन बोर्ड में कौन सी आ गई, ये गए वहाँ तक है। स्कूलों में, हमारे मदरसों में, हमारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें तरबियत नहीं है, बर्दाश्त की तरबियत नहीं है। दूसरा हमारा थोड़ा सा मजहबी भी अगर हम देखें तो मज़हब से भी दूर है। मज़हब हमारा मज़हब तो कहता है कि आप मोमिन हुआ जो मुस्कुरा के मिलता है, जो मुस्कुरा के बर्दाश्त करे, बिल्कुल, कि वो मुसलमान हुआ जो एक भाई से अगर नाराज किया कि दूसरे दिन तक उसकी खत्म हो जाए। ये भी कहा कि अपने साथ बैठे हुए शख्स का भी ख्याल करो, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल, लेकिन वही है कि हमारा वो सुनी सुनाई बात पे दूसरे इससे बर्दाश्त खत्म है कि वो किस पार्टी का किस फिक्के का है, उसकी बात अगर वो आपके अगेंस्ट किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक है तो समझो ये गलत ही है। वो अच्छी बात कर रहा है, वो बुरी बात कर रहा है, हमने उसको गलत ही समझना है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है तमाम का बैसियत कौम कि हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों को अवेयर करें और टीच करें कि भाई इसी में ही हमारी भलाई भी है, इसी में हमारी तरक्की भी है, इसी में हमारी खुशहाली भी है। सलीम साहब, एक बात हमेशा कही जाती रही है और इस बात में हकीकत भी है कि जो खेल हैं वो बर्दाश्त सिखाते हैं, टॉलरेंस सिखाते हैं, आपके डिसीजन को भी अच्छे हैं। मुश्किल टाइम में आप जब होते हैं तो आपको उस वक्त भी फेस करना, भी हार भी फेस करना सिखाते हैं। तो अब जो मौजूदा हमारे रिसेंट हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे नौजवान अपने अपने जो उनके कमरे हैं घरों के उस तक ही महदूद हो गए हैं, अपने बेडरूम तक, बाहर निकलना, बाहर खाली पैदल चलना हो तो कहते हैं यार कौन जाए। तो ये जो मिजाज बनेगा इन फ्यूचर जो बन चुका है, ये किस हद तक नुकसान देगा? क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमारा 60% नौजवान है और वो नौजवान किस हालत में ये नहीं पता। हमारी सोशल लाइफ में बहुत इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। आप ये देखें कि आप घरों में देखते हैं कि आपका कोई अजीज़, आपका कोई दोस्त आपको मिलने के लिए आपके घर आया है, आपके बच्चों में से कोई भी उनके पास आकर नहीं बैठेगा, उनको सलाम नहीं करेगा और वो अपने नेट पे बैठे। अच्छा, उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। बिल्कुल, क्या बात करें, वो वहीं बैठे हैं। वो मेहमान घंटा डेढ़ घंटा बैठ के चला जाएगा, वो जिसके बाद वो उसके पास नहीं आएगा। यानी ये पहले ये था कि कोई मेहमान आ गया उसको वेलकम करते थे, बच्चे जा रहे हैं अंकल ये वो सारा कुछ है, वो सारे उनको आके मिलते थे। अब वो हर कोई अपने कमरे के अंदर घुसा हुआ है। जब वहाँ को काम भी खास नहीं चल रहा होता, कुछ भी नहीं, वो मोबाइल पे सोशल मीडिया की कुछ साइट्स लगे हुए होती हैं और वो मेहमान कोई अपने आपके घर में भी यही है कि जो बड़े कोई खातून है या कोई है वो भी उधर ही बैठे, आप सिर्फ उसको अटेंड कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सोशल लाइफ का इतना ये अपने तनज़ली आई हुई है कि जिसकी वजह से पूरे माशरे पे जो हमारी इक़दार थी, जो बेहतर इक़दार थी, जिसपे हम मान करते थे, जिसपे हमारा माशरा डेवलप हुआ, जिसपे हमारी तहजीब बनी, वो फिर कहाँ चली गई? क्या हम सब भूल चुके हैं या इसको दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है? इसमें बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और स्कूलों में और तालीमी अदारोों में इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि मतलब है कि लोगों को अखलाकियात, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेक्चर दें, उनको बताएं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शकूर खान से बात कर रहा हूं। जी शकूर खान साहब, वापस आ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बहुत अच्छा तस्वीर कर रहे हैं और दोनों जो माहिरीन बैठे हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। इससे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी कि अगर हम स्पोर्ट्स को, स्पेशली हॉकी जो हमारा कौमी खेल है,
और आप देखिए कि हमें हमारे ईसा ख्याल मियाँ वाले में हॉकी टॉप की हुआ करती, बिल्कुल स्टेडियम में मौजूद था, मिसाल नेशनल टीम की थी। फिर मिसबाहुल हक खान न्याजी, ये मैं भी इनके साथ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन उस वक्त टेक ऑफ हो गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम हाई स्कूल की सतह और कॉलेज की सतह पर इस तरह एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के 10 नंबर होते थे, हम स्पोर्ट्स के 5 और 10 नंबर मस्ट करार दें, इससे हमारी नौजवान नस्ल जो टॉलरेंस नहीं है उस बुनियादी बचाए, और मोबाइल फोन का इस्तेमाल और बेडरूम तक हमारी सारी जो नौजवान नस्ल है बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी कंसंट्रेशन वहां तक महदूद है। तो उनको एक शौक लगेगा कि हमें मार्क्स 5 मार्क्स या 10 मार्क्स मिलेंगे अगर हम उन खेलों के हवाले से अपना एक नाम बनाएं। और हमारी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सतह पे हमारी ग्राउंड्स अवेलेबल है, कॉलेजेस की ग्राउंड्स अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज की ग्राउंड्स अवेलेबल है, जैसे सर अभी कह रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फंड है, और नो डाउट है हमारे अपने ईसा ख्याल शहर में कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो फिर ये आप बताएं कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह हम। अब इसको न्याजी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन बात की। इसमें तो वही वो बात लेके चल रहे थे कि स्कूल्स कॉलेजेस में होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद नहीं है, कोई है तो वो आबाद नहीं है, खाली जगह हैं, कोई सरपरस्ती नहीं है। अब इन मसाइल का हल मुख्तसरन आखिर में बयान कर सकें हम। तो कि इस तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने पहले तो ये है कि पहले स्कूलों में ये था कि स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता था। दो चीज़ें हमने जब हम आगे हम एक बस स्कूलों में से था हम फारिग हो गए, हाँ। तो अब मैं ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन मुस्लिम स्कूल का पैटर्न इन चीफ हूँ। तो हमने वहाँ बड़ा कुछ किया। सबसे पहला काम हमने किया कि 35 साल से मुस्लिम स्कूल की जो लाइब्रेरी है वो बंद पड़ी थी, वो हमने जाके खुलवाई है। अच्छा, दूसरा ये किया, हेडमास्टर को कहकर ये किया कि लाइब्रेरी का एक पीरियड होगा, ठीक है, आप हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरी का पीरियड रखेंगे, वो बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे, वो किताबें पढ़ी हैं, वहाँ लेके किताबें पढ़ेंगे, अखबारात पढ़े हैं और वो देख उसका बाकायदा पीरियड हमने रखवाया। तभी वो चीज़ बेहतर हुई। रशीद सलीम साहब, टाइम मुख्तसर है इसलिए आपका बहुत शुक्रिया, इसमें मज़ीद बात हो सकती थी। जाहिद ज़हूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमन के हवाले से तफसील हमें बताया। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की स्पोर्ट्स के हवाले से, गुफ्तगू की अमन के हवाले से। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, क्योंकि अगर अमन हम बेहतर करना चाहते हैं तो अपने नौजवानों को और हमें खेलों की तरफ लाना होगा, उन रवैयों की तरफ लेके आना होगा जो उनका मिजाज बेहतर बनाए, जो उनमें जो उनके जो माइंड है उनको पुख्ता करें, उसके साथ साथ वो मुस्तकिल मिजाज भी बने और बर्दाश्त करना भी सीखें। वो स्पोर्ट्स से ही मुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्पोर्ट्स पर काम उस तरीके से नहीं हो रहा, खाली एक एडवर्टीज़मेंट चलती रहती है। हम देखते हैं कि इश्तहारात चल जाते हैं, कोई एक खिलाड़ी परफॉर्म कर लेता है तो सारी कंपनी उसके पास चली जाती हैं। लेकिन जो काम होना चाहिए उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, उसके साथ साथ जो बाकी हमारी गेम्स हैं उनका जो इस वक्त हाल है वो हम सबके सामने है, और हम कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की फोर्स मौजूद है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अदन है के बान।